हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानो देखे गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसे कैसे लिखेंगे, किस तरीके से हम लोगों को पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, वो सारी चीजों की बात आगे करते हैं। तो भैया आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, तो आप इसका जवाब दोगे कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो है वो मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसे कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। अगर मैं मैग्नीशियम को, जिसको हम Mg से लिखते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएं, ऑक्सीजन के साथ में कराएं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसका सूत्र MgO होता है। ठीक, अब इस रिएक्शन को ना हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलित करते हैं। और संतुलित क्यों करते हैं, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो सके। तो भाई जरा ध्यान से समझो, मैग्नीशियम इधर मुझे कैसा दिख रहा, एक अकेला दिख रहा, इधर भी अकेला है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो मैग्नीशियम के आगे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो ये रिएक्शन हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। यहाँ पे जो Mg है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका ऑक्सीजन है और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, रासायनिक अपक्रिया तो हम समझ गए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और फिर उससे कुछ नए पदार्थ बनेंगे, तो इसी को हम रासायनिक अपक्रिया कह देंगे। लेकिन सर ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, भाई देखो ध्यान से समझना। जो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं और फिर उसके बाद उनसे जो नए पदार्थ मिलते हैं उनको इस तरीके से समीकरण में लिख देना, बस इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो आसानी से समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए कि मन में एक सवाल आपके आ ही रहा हो कि भैया रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो चलो ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Ag यानी कि चांदी, या जिसे हम लोग सिल्वर बोलते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। और फिर हमने क्या किया बच्चों, हमने इसके आगे नाइट्रेट लगा दिया, यानी ये क्या हो गया बताओ, AgNO3। और इसकी रिएक्शन अगर मैं कॉपर के साथ में करा दूं तो क्या बनेगा, Cu और NO3, है ना, यानी क्या बन रहा है, Cu और NO3। और फिर Ag जो है वो बाद में क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज पता चल रही है कि भाई ये जो तीर के इस तरफ वाले लिखे हुए हैं, इनका नाम क्या होता है, इनको कहा जाता है अभिकारक। जो तीर के बाईं ओर लिखे होंगे, यानी बाईं ओर क्या लिखा जाएगा, अभिकारक लिखे जाएंगे। जैसे कि AgNO3 और Cu क्या है, ये अभिकारक है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, अच्छा, जो पदार्थ बनते हैं अपक्रिया के बाद उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उत्पाद कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बनकर के यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, इन्हें ही हम सब क्या बोलते हैं, इन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन कर रहे हैं यानी अभिक्रिया कर रहे हैं, इनका नाम क्या होता है, इन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाईं तरफ लिखे जाते हैं। ये बात तो सर आसानी से समझ में आ गई। और जब हम 2 उत्पाद या 2 अभिकारक लिखते हैं तो इनके बीच में हमेशा हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ भी देखो प्लस लगा है, यहाँ भी देखो प्लस लगा है। अब सर मान लीजिए कि 2 अभिकारक हैं और वो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, अभिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कोई तीसरा पदार्थ उनके बीच में मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोनों अभिक्रिया कर पाएं। इसका मतलब उस पदार्थ को कहा जाता होगा उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि उत्प्रेरक क्या है, तो जो 2 अभिकारकों के बीच में रासायनिक अपक्रिया की गति को बढ़ा दे उसे कहा जाता है उत्प्रेरक। आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में एक रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि भैया क्या होती है हमारी संयोजन अपक्रिया। बहुत ध्यान से समझना, पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है। सर संयोजन अपक्रिया, अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 अभिकारक हैं और 2 अभिकारक मिलकर के क्या हो जाए, एक उत्पाद बना ले, बस इसी को कहा जाता है संयोजन अपक्रिया। अब जैसे सर इसके कुछ उदाहरण हैं जो हमें पेपर में लिखने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने एक उदाहरण लिखा था, क्या, कि जो मैग्नीशियम होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO बनाता है। इसके आगे यहाँ पर ये मुझे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। यह हमारा हो गया उदाहरण नंबर A। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कार्बन है और इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कराता हूं तो भाई क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहां पर देखो कार्बन अकेला है, यहां पर भी कार्बन अकेला है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 है। यानी सर ये अभिक्रिया पहले से बैलेंस है। और ये सवाल भी बन सकता है पेपर में कि भैया अभिक्रिया को बैलेंस क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं, ताकि जो अभिकारक के परमाणु हो, जो अभिकारक के परमाणु हो और जो उत्पाद के परमाणु हो, उनकी संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, मेरी बात समझ आ गई। और द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है वो लागू हो जाए। अब मेरी बात फिर से समझना, भाई ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, इसका मतलब कि भैया ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही हम द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। हम उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, बस। इसका मतलब सर समझ गए कि जितना भी द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब इधर जितने परमाणु है उनकी संख्या, इधर जितने परमाणु है उनकी संख्या आपस में बराबर हो, तब। तो सर समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। संयोजन अपक्रिया हमारी समाप्त। अब आती है हमारे पास अपघटन अपक्रिया। वेरी सिंपल। अब मान लीजिए कि बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना, मान लीजिए कि हमारे पास एक पदार्थ है और वो पदार्थ कौन सा है, वो है हमारे पास Ag और उसके बाद AgCl। बहुत ध्यान से समझना, कौन सा है भाई, AgCl। ठीक, अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए भैया, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जिसे कहा जाता है। अब जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये 2 पदार्थों में टूट जाए, अर्थात वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्पाद। जैसे कि मान लीजिए सिल्वर हो जाए अलग और चांदी क्या हो जाए, क्लोरीन हो जाए अलग। यानी सर हम बहुत अच्छे से सर समझ गए कि सर जब हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं तो उससे चांदी यानी कि सिल्वर अलग हो जाती है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। बस इसी अभिक्रिया को ध्यान से देख लो कि एक कोई भी हमारे पास अभिकारक होगा वो टूट जाएगा कुछ 2 उत्पादों में, बस इसी को कहा जाता है अपघटन अपक्रिया। यानी सर समझ गए कि जब कोई भी एक बाहरी पदार्थ या बाहरी प्रभाव के कारण कोई भी पदार्थ जो है वो टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक क्या बना देता है, उत्पादों का निर्माण कर देता है। वो उत्पाद मतलब पदार्थों का निर्माण कर देता है। तो इस अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। सर बहुत आसान है।
लेकिन सर क्या इन अपघटन अभिक्रिया के नाम और भी हो सकते हैं क्या? हाँ, इसे हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा ही अंतर होता है दोनों में, पर हमारे पेपर के लिए अपघटन ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा, अपघटन अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, एक कंप्लीट हो गई। लेकिन सर यहाँ पर मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड जो होती है वो किसी बाहरी प्रभाव के कारण जो है वो टूटती है। यहाँ पर बाहरी प्रभाव कौन सा है? तो यहाँ पर जो बाहरी प्रभाव है वो है बच्चों क्या, सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। इधर से क्लोरीन मुझे 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे 2 इधर लगाना पड़ेगा, और जब इधर 2 लगाएंगे तो इधर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ये जो अभिक्रिया आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इस अभिक्रिया का एक नाम होता है, इसे कहा जाता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नोट कर लेना बच्चों, इसे कहा जाता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया प्रकाश अपघटन। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास है कैल्शियम और कार्बोनेट। अब क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो अगर हम इसको गर्म कर दें, यानी हम इसको उष्मा दे दें, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। रिएक्शन बैलेंस है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है बच्चों, इसे कहते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसे कहा जाता है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? सर इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास दिया गया हो H2O यानी कि पानी, और जब हम इसमें देते हैं क्या, जब हम इसमें देते हैं विद्युत यानी कि बिजली बच्चों, तो ये क्या होता है कि इससे हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। एक रिएक्शन बैलेंस नहीं है हमारी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, तो हाइड्रोजन तो हो गए 4, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। यानी सर हम बहुत आसानी से इस बात को समझ गए। और एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, आप ढूंढते रहेंगे लेक्चर्स यूट्यूब पे, वन शॉट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं कराऊंगा जो एक्स्ट्रा हो, और एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं कराऊंगा जो आपके सिलेबस के क्या हो जाए, बाहर हो जाए। एक एक चीज आपके सिलेबस की होगी और कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जो आज की क्लास में छूट जाए। तो भाई इस पूरी क्लास को डिटेल में हमारे साथ में रिवाइज करना। इसको कहा जाता है विद्युत अपघटन, इसको कहा जाता है बच्चों विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहां तक आराम से इतनी बात हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं किसकी, विस्थापन अभिक्रिया की। पेपर की दृष्टि से यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करते हैं, कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है और वो किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। अब यहां पर जो हमारे पास ए है, ये ए जो है वो क्या है, ये अधिक क्रियाशील है। यानी ये कौन है, ये अधिक क्रियाशील है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। और जो ये आपको बीसी दिख रहा है, इसमें जो बी है वो कम क्रियाशील है। ठीक, वो क्या है, कम क्रियाशील है। ठीक, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, मैं बी की बात कर रहा हूं। ठीक, कि वो क्या है, कम क्रियाशील है। तो अब ये जो ए है ना, वो क्या बोलेगा बी से कि भैया बी ऐसा कर दो कि अपना सी मुझे दे दो। ठीक, तो ये ए जो है वो सी के साथ चला जाएगा और जो बी होगा वो अलग हो जाएगा। ये अभिक्रिया हम एक उदाहरण लिख देंगे और यही आपके पेपर में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो, कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर जो है ना वो बहुत कम क्रियाशील है। किसकी तुलना में, Fe की तुलना में। यहां पर Zn भी लिख सकते हैं, जिंक भी लिख सकते हैं। तो जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है, जबकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है। सर ये कैसे याद करेंगे, अभी हम आपको टेबल दे देंगे, उसको देख के तुरंत आप जो है बहुत अच्छे से बता पाओगे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो Fe जो है जब वो सल्फेट के साथ मिलता है तो फिर क्या बना देता है, FeSO4 बना देता है और बेचारे कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम आयरन, और इसे कहते हैं बच्चों कॉपर सल्फेट। इसे कहते हैं हम कॉपर सल्फेट और इसे कहा जाता है आयरन सल्फेट। मेरी क्लास को आपको 2x पे नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। ये क्लास पहले से ही हमारी क्या है, 2x पे है, राइट। तो यहां तक हमारे बच्चों को आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी अभिक्रिया समझते हैं जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से हमारी बात को समझने की कोशिश करना। यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा, ये सी है, ये डी है, उसके बाद ये ए है और डी है, और उसके बाद बी है और सी है। अब बहुत ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। एक यहां पर ध्यान से देख लो, अब क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, ए और बी, यहां पर एक धनायन है, दूसरा ऋणायन है। ए धनायन है, बी ऋणायन है, सी धनायन है, डी ऋणायन है। तो क्या होगा, ये लोग अपने आयन को ही बदल लेंगे। ए जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा और जो सी होगा वो बी के साथ में आ जाएगा। समझ गए। फिर उसके बाद देखो, ए जो था वो डी के साथ चला गया और जो सी था वो बी के साथ आ गया। सर उदाहरण बता दो, क्योंकि यही तो पेपर में आएगा हमारे। चलो उदाहरण जरा ध्यान से देखो। मान लीजिए कि आपके पास लिखा हो NaNaNO3, यानी जिसका नाम होता है सोडियम, जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। बहुत ध्यान से समझो बच्चों, जिसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अब जो है यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है Ag और फिर लिखा हुआ है Cl, जिसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, जिसका नाम क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना बच्चों, ठीक, क्लियर है। अगर Na ना किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, तो क्या बना देगा, NaCl बना देगा। और जो Ag है वो NO3 के साथ जाएगा तो क्या बना देगा, AgNO3 बना देगा। बोलो वेरी सिंपल ना, कितना आसान है भैया। कि यहां पर हमने देखा कि एक ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली कर ले रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चुटकियों में समाप्त होगा चैप्टर, चुटकियों में समाप्त होगा चैप्टर। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हमारी पढ़ा भी रखे हैं, बहुत अच्छे से देखो जरा ध्यान से। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखो भाई बहुत अच्छे से समझना, ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखा है ना, इसका दूसरा एक और नाम होता है। बहुत सोच समझ करके एक एक शब्द बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जो दूसरा नाम होता है वो होता है उपचयन अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी भी एक पदार्थ के साथ, ठीक, और उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाए, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग। या फिर एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हों,
उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक, इसी का उल्टा अपचयन होता है, उसको भी समझेंगे। तो भैया सब समझ गए कि वह अपक्रिया जिसमें किसी भी परमाणु अणु या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकलते हुए दिखाई दे। जैसे उदाहरण हम ध्यान से देखते हैं। जैसे हम देखें तो हमारे पास क्या है, सोडियम है ये। अगर सोडियम के बारे में बात करें तो इसके पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी 11 हो गए टोटल। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर इस प्रकार से निकल जाएगा। या एक और दूसरी अपक्रिया देख लेते हैं बच्चों, बहुत प्यारी है। जैसे हमने लिखा कार्बन, कार्बन के साथ में अगर ऑक्सीजन मिला दे तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। बोलो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा? हाँ, ऑक्सीजन जुड़ा। तो भाई ऐसी अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। दूसरा देखो, इसी का उल्टा, यानी कि किसी परमाणु अणु या किसी आयन से इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो जाए। ठीक, जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगर हम ध्यान से देखें तो क्लोरीन के पास 2,8,7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन जो है वो माइनस आयन बना लेगा, यानी इसके पास अब 2,8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी अब इसके पास 18 हो गए, पहले कितने थे, 17। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। राइट, इतनी बात समझ आ गई। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं 2,8, एक इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ 11 थे, यहाँ 10 ही बचे। एक और उदाहरण देखो, जैसे ये है हमारे पास जिंक ऑक्साइड ZnO। अब क्या हो जाए कि ये टूट जाए, और किसमें टूट जाए, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो जाए, कॉपर के साथ हो जाए, सॉरी कार्बन के साथ हो जाए। तो ये कार्बन जो है वो हमारा CO बना ले ऐसे, और Zn जो है वो अलग हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक, यहां पर ध्यान से देखें तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन इसका ऑक्सीजन अलग हो गया, किसके साथ चला गया, कॉपर के कार्बन के साथ में चला गया। तो यहां पे जो हमारे पास देख रहे हैं हम लोग अपक्रिया, वो अपचयन अपक्रिया है। और जिन बच्चों ने तीसरा चैप्टर पढ़ा है उसने ये अपक्रिया पढ़ी होगी, जिंक ऑक्साइड का अपचयन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा है आपने।